स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल धनबाद मैथ्स अकेडमी में। और आज के क्लास में हम लोग एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स करेंगे रिंग से रिलेटेड, है ना। जैसा कि हमने पिछले क्लास में रिंग का डेफिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ा है और कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस किए हैं। आज का जो एग्जांपल्स होगा वो बेस्ड होगा एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के ऊपर। जैसे कि आप सेमेस्टर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एन क्या होता है या कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो एम कहें या एन कहें, ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। तो उसी पे बेस्ड आज एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए आपका इंपॉर्टेंट होगा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी होगा जो जब हम लोग सैम 6 में रिंग थ्योरी फिर से पढ़ेंगे तब ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होगा। क्लियर है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखें और क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि सो दैट द सेट आर, जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंड दिस ऑन द टू रिंग कॉम्पोजिशन। समझिए बात को। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपके पास एक रिंग दे दिया गया है, सॉरी एक सेट आर दे दिया गया। देखिए तो सो दैट दिस सेट, यहाँ पे सो दैट नहीं लिखा है हमने, लेकिन एग्जाम में जब भी आएंगे तो आपको इस तरीके से ही प्रॉब्लम आएंगे। तो क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहा है कि ये जो सेट आर है, जो कि आर में मेंबर कौन से हैं, 0 1 2 3 4 और 5, इतने सारे मेंबर्स हैं आर में, ये मेंबर्स हैं। और हमें क्या दिखाना है कि ये आर कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा। ठीक है, क्या है कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ही है, बिल्कुल। तो आर जो ये सेट है वो कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा किसके रिस्पेक्ट में, एडिशन 6। इस चीज को हम एडिशन मॉडुलो 6 भी कह सकते हैं, एडिशन मॉडुलो 6 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6। ठीक है, ये प्रॉब्लम में क्या है कि एक आपको सेट दे दिया गया है और इस सेट से बना एक बाइनरी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो कि कुछ इस तरीके से बनेगा। इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो आपको इस सेट आर को कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करना है इस बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करें इससे पहले जो चीज़ें हम लोग जान रहे हैं उन चीज़ों को थोड़ा चलिए आइए रिकॉल करते हैं, देखते हैं क्या हमने पढ़ाया है। सबसे पहले ये समझिए कि इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि एक कोई सेट इंटीजर्स का हमने एक सेट लिया था जो कि यूजुअल एडिशन एंड यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या दिखा रहे थे कि ये एक कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, चूंकि आई क्या है, ये तो इनफाइनाइट सेट है ना, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में बहुत सारे इंटीजर होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, फाइनाइट दिया हुआ है, 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे फाइनाइट है। बात समझ आ रही, इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। वहाँ पे क्या होता था, यूजुअल एडिशन होता था, यहाँ पे एडिशन क्या है, एडिशन मॉडुलो 6 है। इसका मीनिंग क्या होता है हम समझाएंगे अभी आपको। वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन यूजुअल वाला था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिफरेंस है। मीन्स समझ में आ रहा दोनों में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे अब जैसे हम लोग इसको कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूफ करते थे तो वहाँ पे प्रोसेस भी डिफरेंट होता था, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा उससे थोड़ा सा डिफरेंट होगा। प्रोसेस क्या होगा बात को समझिए। हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, सबसे पहले हम ऑक्सियम्स प्रूफ करते थे एडिशंस वाले। ऑक्सियम्स में भी बहुत सारे ऑक्सियम्स हैं। एडिशंस के ऑक्सियम्स क्या थे कि क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, इस तरीके से ऑक्सियम्स होते थे। इन चीज़ों को हम प्रूफ करते थे। लेकिन सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ऑक्सियम्स में मेन कॉन्सेप्ट जो होता था वो क्या होता था। अगर हम एडिशंस के ऑक्सियम्स के बारे में बात कर रहे थे, जो पहला ऑक्सियम्स होता था वो क्लोजर लॉ होता था। तो हम वहाँ पे करते क्या थे, क्लोजर लॉ में, समझिए बात को, उसी से रिलेटेड ये भी सारा कॉन्सेप्ट होगा। क्लोजर लॉ में हम बात करते थे कि इस आई का, चूंकि आई को ही हमें रिंग प्रूफ करना होता था, आई को ही हमें कॉम्पिटिटिव रिंग प्रूफ करना होता था, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इस आई का कोई भी 2 मेंबर ले लेते थे। कोई भी 2 कहने का मतलब कि आर्बिट्ररी मेंबर लेते थे। आर्बिट्ररी कहने का मतलब ये होता है कि इसका किसी भी मेंबर को लेंगे तो वो काम करेगा, वो रूल हम एक फाइंड करते थे। ठीक है, तो हम क्या करते थे कि मान लेते थे लेट ए एंड बी एनी एलिमेंट ऑफ आई, मतलब ए और बी कोई भी एलिमेंट हो सकता है, मतलब ये सारे एलिमेंट को ए और बी रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप में। तो हम कोई 2 एलिमेंट ले लेते थे और दिखा देते थे कि ए प्लस बी अगर हम करेंगे, दोनों का सम करेंगे तो वो आई में ही आए। तो अगर हम ऐसा दिखा देते थे तो हम कहते थे कि ए और बी कुछ भी, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि यहाँ इंटीजर्स का लिमिटेशन तो है नहीं। यहाँ आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो ए बी अगर हम आई से लेते हैं तो ए प्लस बी क्या होगा, आई में अगर हम दिखा देते हैं तो हम कह पाते थे कि क्लोजर लॉ हो गया। अब इसी तरीके से एसोसिएटिव दिखाते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज भी दिखाते थे, इन्वर्स भी दिखाते थे। आइडेंटिटीज में भी आपको दिखाना होता था कि आई में बिलोंग कर रहा है उसका इन्वर्स, या
आइडेंटिटीज आई में बिलोंग कर रहा है या इन्वर्स आई में बिलोंग कर रहा है। सेम इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करते थे। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ कि मेन हमारा कॉन्सेप्ट ये होता था कि अगर ए बी कोई भी इंटीजर लेते थे तो उन दोनों का जो सम है या मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट होता है वो आई में ही बिलोंग कर रहा है, ये चीज़ हम दिखाते थे। वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे। अब यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे कोई भी दो एलिमेंट ए और बी ले लेने से इसमें जितने भी मेंबर्स हैं सभी के लिए ये रूल काम कर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लिया जाए आप 0 और 1 ले लें, 0 और 1 ले लें और 0 और +1 करें जो कि 3 आ रहा है, 3 तो आर में बिलोंग कर रहा है। समझिए बात को, क्लोजर लॉ के बारे में हम बात कर रहे हैं, यूजुअल एडिशंस के बारे में, थोड़ी देर के लिए यूजुअल एडिशन के बारे में बात कर लें। तो 0 और 1 यदि हम ले लेते हैं और इन दोनों का सम करते हैं तो देख पा रहे हैं कि हाँ ये तो आर में आ रहा है। लेकिन क्या जरूरी है कि ये 0 और 1 ले लेने से सारे का एलिमेंट का अगर आप सम किया जाए तो वो आ ही जाए? तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले 0 को 1 के साथ सम करके चेक करना होगा क्या वो आ रहा है या नहीं, फिर 0 को 2 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, फिर 0 को 4 के साथ, फिर 0 को 5 के साथ। इतना पॉसिबिलिटीज़ है सिर्फ 0 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ, फिर 1 को 1 के साथ, फिर 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ। मीन्स कि समझ रहे हैं, यहाँ पे चूंकि आर्बिट्ररी हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मान लिया जाए 0 और 1 को ले रहे हैं वो आ रहा है और 4 और 5 को ले रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो एक तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे एक, जैसे यहाँ पे ए और बी लेकर तुरंत हम कह देते थे कि हाँ वो सारा का सारा क्लोजर लॉ को मान रहा है, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सभी से जितना पॉसिबिलिटीज़ है उन सभी पे चेक करेंगे क्या वो क्लोजर लॉ को होल्ड किए हुए हैं। समझ आ रही बात? क्योंकि यहाँ पे एक स्पेशल आपको बहुत अच्छा ये चीज़ें दी गई है, एडिशन मॉडुलो 6 वाला बात, ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है। यहाँ पे देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, बात को समझिए। क्योंकि यहाँ पे 6 की बातें हो रही है तो एडिशन मॉडुलो 6 समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। एडिशन मॉडुलो 6 इसका मीनिंग ये होता है, जैसे कि देखिए 1 + 2, देखिए चूँकि 0 1 2 3 4 5 तक ही मेंबर है। मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए हम +6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हम +6 लिख देते हैं। 1 + 2, अगर आप रिजल्ट क्या आ रहे हैं 3, क्लियर है ना। अब देखिए हम एक I6 के बारे में आपको बताते हैं। I6 मीन्स क्या होता है, इससे थोड़ा पहले आप ये समझिए कि जैसे कि मान लीजिए 1 + 6 2, इसका मतलब क्या होता है, एडिशन मॉडुलो 6 की बात हो रही है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, सिंपली इस चीज़ को आप नेगलेक्ट कीजिए, इग्नोर कीजिए और सिंपली ऐड कीजिए। कितना आ रहा है, 1 + 2 = 3। ये एडिशन मॉडुलो को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, ठीक है। 1 + 2 कितना आ रहा है, 3। तो 3 जो होता है वो I6 में इंक्लूड होता है, मीन्स कि इसमें इंक्लूड है, तो इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यही चीज़ जैसे 2 + 5 ले लें, 2 + 5 लेंगे ये चीज़ में, तो क्या होगा, सिंपली पहले इसको इग्नोर करके ऐड कीजिए। 2 + 5 कितना हो रहा है, 2 + 5 होता है आपका 7, जो कि इस I6 में बिलोंग नहीं करता। I6 में मेंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 एंड 4 एंड 5। I6 में मेंबर सिर्फ और सिर्फ यही होते हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पे 7 आ गया, तब हम क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, हम इसकी एडिशन मॉडुलो 6 का यूज़ करते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, हम इस 7 को इस 6 के अकॉर्डिंग लिखने का प्रयास करते हैं। हम इसकी डिवीज़न वाला एल्गोरिथम यहाँ पे यूज़ करते हैं। क्या लिखते हैं, 6 × 1 + 1 लिख सकते हैं क्या, 6 × 1 + 1। तब अब फाइनली देखिए हम लोग क्या लिख पाएंगे, इस 7 को रिप्लेस कर देंगे इस रिमाइंडर से। ये चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है, फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्या करते हैं कि अगर 2 + 5 है तो फाइनली क्या लिखेंगे हम लोग, अगर एडिशन ऐसा है तो हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। क्यों, क्योंकि भाई I6 जो होता है एडिशन मॉडुलो 6 में जो सेट बनता है वो सिर्फ यही होता है, मीन्स कि अगर 6 है तो 5 तक, 7 रहता तो 6 तक। क्लियर है। 2 + 5 अगर ये एडिशंस रहे तो क्या आएगा, रिप्लेसमेंट 1 से होगा। अगर यही चीज़ कुछ ऐसा रहे 2 + मान लीजिए 9 और यहाँ पे 6 के बारे में बात हो तो क्या होगा, फाइनली देखिए तो कितना हो गया। नॉर्मली हम इसको इग्नोर करके ऐड करेंगे, 11 आएगा। और 11 को आप नहीं लिख सकते क्योंकि I6 में 11 नहीं होता, तो फाइनली क्या लिखेंगे, 6 × 1 + 5। अब 5 तो होता है, तो फाइनली हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे, 5 से। मीन्स कि 2 + 9 इस एडिशंस के अकॉर्डिंग देखिए 2 ये चीज़ होगा। और ये कैसे होगा मैंने एक्सप्लेन करा, ठीक है। तो अब बात आपको समझ आ रही होगी कि हम लोग किस तरीके से इस प्रॉब्लम में काम करने वाले हैं। और ये जो भी चीज़ें हैं एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो, मल्टीप्लिकेशंस में भी सेम यही चीज़ होता है। जैसे मल्टीप्लिकेशंस के बारे में बात करें हम कि 2, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसको इग्नोर करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर, 5 × 2 = 10। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या 10
इस I6 के सेट में आता है क्या एडिशन मॉडुलो, जो सॉरी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो I6 का जो सेट बनता है वो क्या बनता है 0 1 2 3 4 5। तो क्या उसमें आता है क्या 10 नहीं आता, तो 10 को क्या करेंगे हम सिंपली 6 × 1 + 4 फाइनल कितना आ गया, तो हम 10 को किससे रिप्लेस करेंगे रिमाइंडर से, जो रिमाइंडर यहाँ पे 4 है। ठीक है, इसको हम लोग कांग्रुएंस मॉडुलो M कह सकते हैं, मतलब यही चीज़ कांग्रुएंस मॉडुलो का प्रॉपर्टीज़ है, इसी के बारे में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा है सैम 3 में, इसलिए हम लोग यहाँ पे जो चीज़ें यूज़ होंगी उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए अब हम लोग इस प्रॉब्लम को, मैंने एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस कराया आप लोगों को कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर एलिमेंट्स दिए हुए थे, तो इसलिए हम सारे एलिमेंट्स के पॉसिबिलिटीज़ के साथ चेक करेंगे कि क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है या नहीं मल्टीप्लिकेशंस में या एडिशंस में। और यहाँ पे क्या होता था कि आर्बिट्ररी हम कोई भी दो ले लिए और उसके हम बेसिस पे पूरे के लिए कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग सभी के लिए अलग अलग चेक करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब एक बात आपको समझना है, प्रूफ में क्या लिखेंगे हम लोग, वी हैव, हमारे पास क्या गिवन है जी, हमारे पास है वी हैव R = 0 1 2 3 4 एंड 5। इसी चीज़ को हम लोग जब कांग्रुएंस मॉडुलो के बारे में हम बात करते हैं अगर इंटीजर्स के ऊपर, तो इसको हम लोग I6 या Z6 से भी रिप्रेजेंट करते थे, जो कि यहाँ पे हमें एक स्पेशल नाम दे दिया गया है R। और इसी चीज़ को हमें प्रूव करना है, क्या ना है ना, हम इसी चीज़ को क्या प्रूव करना है, कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी विथ रिस्पेक्ट टू दिस एडिशंस एंड दिस मल्टीप्लिकेशंस। हमें क्या लिखना है यहाँ पे, वी हैव टू शो दैट R + 6 × 6 is a commutative ring with unity। commutative ring with unity ये चीज़। अच्छा अब जरा बात को समझिए कि इससे पहले जैसे ही हम लोग I+ और मल्टीप्लिकेशंस के बारे में हम लोग बात करते थे, फिर से हम वही जा रहे हैं, जो चीज़ हमने कर रखा है उस चीज़ को इससे करेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे प्रूफ करा था कि ये चीज़ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होता है, तो उसके क्रम में, प्रूफ करने के क्रम में हमने सबसे पहले क्या प्रूफ किया था, हमने सबसे पहले ये चीज़ प्रूफ किया था कि ये जो I है वो एडिशंस के रिस्पेक्ट में 5 ऑक्सिजन्स को सेटिस्फाई करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये I एक अबेलियन ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में। तो वही चीज़ यहाँ भी करेंगे कि सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे कि ये जो R है इस बाइनरी ऑपरेशंस के रिस्पेक्ट में क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप कहने का मतलब कि कॉम्यूटेटिव ग्रुप है विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब इसका मतलब कॉम्यूटेटिव ग्रुप का मतलब ये हो गया कि वो 5 ऑक्सिजन्स इसके रिस्पेक्ट में मानेगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट दिस R इज अ अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस बाइनरी ऑपरेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, या फर्स्ट डायरेक्ट लिखते हैं ना, फर्स्ट वी शो, या फर्स्ट वी शो अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, फॉर दिस पर्पस अब देखिए ये चीज़ हम क्या लिख रहे हैं कि फॉर दिस पर्पस वी कंस्ट्रक्ट अ कैले टेबल। ये कैले टेबल क्या होता है, चूँकि मैंने आपको बताया कि अगर I वाला केस रहता था, इंटीजर वाला केस रहता था, तो कोई भी दो आर्बिट्ररी A और B हम ले लेते थे और कह देते कि अगर आर्बिट्ररी पे काम कर रहा है तो सभी इंटीजर पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे वैसी बात नहीं है। यहाँ पे क्या बात है कि आपके पास एक R दिया हुआ है जो कि है 0 1 2 3 4 5, ये सेट है R। अब यहाँ पे आपको बात करना है कि किसी भी, यहाँ पे क्या करना है, क्लोजर लॉ सबसे पहले हम एडिशंस के रिस्पेक्ट में प्रूफ करेंगे। क्लोजर लॉ का कहने का मतलब ये है कि किसी भी दो एलिमेंट को उठाइए और उन दोनों के बीच ये ऑपरेशंस यूज़ कीजिए, एडिशन 6 वाला, और उसके बाद देखिए क्या जो एलिमेंट आ रहा है वो इसी का मेंबर है,
तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आर्बिट्ररी एलिमेंट हम नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आर्बिट्ररी कहने से सारे एलिमेंट पे वो रूल लागू होगा ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, 0 से जितना पॉसिबिलिटीज़ है 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, सबके साथ ऐड करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या जो रिजल्ट आ रहा है क्या वो इसमें बिलोंग कर रहा है इसी सेट में। फॉर एग्जाम्पल 0+1, देखिए 0 भी इसी का मेंबर है, ये भी इसी का मेंबर है। अब दोनों को जब हम ऐड कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो क्या आएगा रिजल्ट। पहले आपको पता है कि ये एडिशन क्या कहता है, इस चीज़ को इग्नोर करके यूजुअल एडिशन से ऐड कीजिए। तो 0+1 क्या आ गया 1, 1 6 से अधिक नहीं है, और अगर अधिक होता तो इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं एडिशन मॉडुलो वाला, अदरवाइज रिमेन सेम 0+1 1। तो देखिए 0 को 1 के साथ इस एडिशन के अकॉर्डिंग ऐड कर रहे हैं तो 1 ही आ रहा है। इसका मतलब ये चीज़ क्लोजर लॉ इसके लिए होल्ड कर रहा है, दोनों को ऐड करने से 1 आ रहा है जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब इसके बाद बढ़ते हैं, अब 0 के साथ दूसरा पॉसिबिलिटीज़ क्या है, 0 के साथ 2 के साथ। अब देखिए इसके पे भी 2 आएगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। फिर 0 का 3 के साथ, ये भी बिलोंग कर रहा है। 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, सभी के साथ। फिर अब 1 के साथ सारा पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, फिर 2 के साथ चेक करेंगे, फिर 3 के साथ चेक करेंगे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे मीन्स की 36 पॉसिबिलिटीज़ वैल्यूज़ बनेंगे। तो इस चीज़ को इस तरीके से लिखने से अच्छा एक कैले टेबल है, जो कि ये जैसे कि मान लीजिए 6 मीन्स की डाइस का जो भी पॉसिबिलिटीज़ वगैरह होता है प्रोबेबिलिटी में आपने पढ़ा होगा, तो वहाँ पे भी कैले टेबल यूज़ होता था। तो वही चीज़ एक कैले टेबल एक ऐसा टेबल है जो कि इस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का, सारे पॉसिबिलिटीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक टेबल होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले कैलेस टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बाद उस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या, ठीक है। तो देखिए ये टेबल क्रिएट किया हमने, और ये टेबल कुछ इस प्रकार से है। इसी चीज़ को हम कैले टेबल कहते हैं, क्योंकि हमें क्या करना था, 0 1 2 3 4 5 को 0 1 2 3 4 5 के साथ सारे पॉसिबिलिटीज़ के साथ ऐड करने थे। तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है कि यहाँ एडिशंस वाला बात हो रहा है, कैले टेबल दोनों के रिस्पेक्ट में होता है, इसलिए कैले टेबल R+6 इसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे क्या लिख दिए +6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बारे में लिख रहे हैं वो ये मेंशन करता है, ये पोजीशन, ठीक है। और ये किसको किससे कर रहे हैं, तो 0 1 2 3 4 5, और किससे, तो वो भी 0 1 2 3 4 5 इसी से कर रहे हैं। अब देखिए ये फिल कैसे होता है, ये फिल करने का तरीका है सबसे सिंपल कि 0 को 0 के साथ ऐड करना है। सिंपली मैं बताऊं कि इस चीज़ को सबसे पहले 6 को इग्नोर करते हैं, सिंपली ऐड करते हैं ऑर्डिनरी एडिशंस के जैसा, लेकिन जैसे 6 से ज़्यादा होता है तब इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो 0 + 0 दैट इज़ 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इधर से 0 ये 1, 0 + 1 1 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 + 2 2 ही आ गया। फिर इधर से ये 0 + 3, ये 3 है ना, ये 0 है। तो देखिए इस पोजीशन को क्या कहेंगे, 0 + 3 3 रह गया। फिर इधर से 0, इधर से 4, ये वाला 4, और इधर से ये वाला 0, 0 + 4 4 रह गया। फिर इधर से 0 5, कितना हो गया 5 ही रह गया। तो अब इसके बाद हम लोग ये फर्स्ट रॉ कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड रॉ में आते हैं, तो क्या होगा, इधर का 1, इसका 0 1। देखिए इस पोजीशन के बारे में हम बात करें कि ये कैसे फील होगा, तो कैसे फील होता है। अब देखिए इधर से इस अगर पोजीशन को फील करना है तो क्या कर रहे हैं, इधर से इधर देखिए ये कौन है 1 है, और ऊपर देखिए कौन है 0 है। तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 0 कितना आ रहा है भाई, 1 आ रहा है। अगर 1 से ज़्यादा आता, एडिशन ये वाला है 1 + 0, सिंपली इसको इग्नोर करके ऐड करते हैं तो 1 आ गया। और अगर 6 से ज़्यादा आता तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता, ठीक है। तो 1 आ गया। आप समझ में आया कि ये पोजीशन कैसे फील हो रहा है। अब इसके बारे में बात करें, ये 1 आया। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं क्या होगा, जैसे इधर से 1, इधर से 1, कितना हो गया, इधर से 1, इधर से भी 1, कितना हो गया 2 हो गया, लिख दिए। अब देखिए इधर से 2, इधर से 1 3, इधर से 3, इधर से 1 4, इधर से 4 और इधर से 1 5, और इधर से 5 और इधर से 1। ध्यान दीजिए इधर से 5 और इधर से 1, इस पोजीशन को कैसे फिल कर रहे हैं, ऊपर से 5 और इधर से कितना हो गया 1, मतलब ऐड क्या करना है 1 + 5, क्योंकि ऑपरेशन यही वाला है। अब जैसे ही ऐड करेंगे तो सिंपली इसको इग्नोर करके ऐड कीजिए, कितना हो गया 6 हो गया। और जैसे ही आपको पता है 6 हो गया ना, तो 6 तो I6 में बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब क्या हो गया कि हम इसको जैसे ही अब क्या करेंगे, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 + 0, रिमाइंडर क्या गया 0। इसका मतलब ये चीज़ रिप्लेस किससे हो जाएगा, 0 से। समझ में आ गया बात कि ये चीज़ रिप्लेस किससे होगा, 0 से। तो इसलिए हमने यहाँ पे 6 ना लिख करके क्या लिखा है, 0 लिखा है। ये बात ध्यान रखना है। अब इस तरीके से ऐड कीजिए, 0 से ऐड किए 2, इससे किए 3, इससे किए 4, इससे किए 5 आ गया, 2 3 5 आ गया। अब इससे करेंगे तो 4 और 2 6 आ गया ना। 6 के बदले क्या लिख रहे हैं हम लोग, 6 के बदले 0 लिख रहे हैं, तो ये 0 लिख रहे हैं हम। फिर अब 2 + 5, 2 + 5 कितना आ गया 7 आ गया। तो इसको क्या रिप्लेस करेंगे हम लोग, 7 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 1 + 1, मतलब रिमाइंडर क्या 1, मतलब कि 7 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना कि 1 कब हो रहा है और 0 कब हो रहा है, यही मेन है। हो गया।
1। अब इसी तरीके से देखिए, इसको ऐड किए 3 आ गया, 4 आ गया, ये 5 आ गया। अब जैसे ही 6 हो रहा है, 6 रिप्लेस हो रहा है 0 से, 7 हुआ तो रिप्लेस हो गया 1 से, अब 8 होगा तो देखिए 2 प्लस क्या है, इधर से 3 है और प्लस 5 है, तो ये क्या होगा 8 हो गया। और 8 किससे रिप्लेस होगा, 8 को लिख सकते हैं आप 6 × 1 + 2, तो रिप्लेस होगा 2 से, तो वही चीज़ यहाँ 2 लिखे। अब इसी तरीके से हम पूरा कैले टेबल क्रिएट कर लिए और इसी कैले टेबल से हम जितने भी ऑक्सिजन्स प्रूफ करने थे, ये सारा ऑक्सिजन्स प्रूफ हो जाता है इसी कैले टेबल में। आप यहाँ पे एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे भी 0 है, 0 को किसी के साथ ऐड किया जाए, जैसे देखिए 0 ये चीज़ इससे ऐड हुआ था, इससे हुआ था, इससे हुआ था, सारी चीज़ों से ऐड हुआ था 0, तो जब 0 इससे ऐड हो रहा तो 0 ही रह रहा, 0 इससे ऐड हुआ तो 1 ही रह गया, 0 2 से ऐड हुआ तो 2 ही रह गया, 0 3 से ऐड हुआ तो 3 ही रह गया, 0 4 से ऐड हुआ तो 4 ही रह गया, 0 5 से ऐड हुआ तो 5 रह गया। इसका मतलब चाहे इधर से भी देख ले और इधर के लिए भी देख लीजिए, सबके जो मतलब 0 इस ऑब्जर्व कर रहे हैं इस टेबल से कि 0 एक ऐसा एलिमेंट है इस सेट का, 0 ऐसा एलिमेंट है इस सेट का जो कि आइडेंटिटी के जैसा ट्रीट कर रहा है आइडेंटिटी के जैसा ट्रीट, बिल्कुल कर रहा है। अब पहला तो हमने प्रूव कर दिया क्या कि आइडेंटिटी जैसा ट्रीट कर रहा है। अब बात को समझिए, दूसरा चीज़ हम लोग क्या है कि अब यहाँ पे जो भी चीज़ है, ये एलिमेंट था हमारा सेट का और ये एलिमेंट था हमारा सेट का। अब इन सभी को जब हम लोग आपस में ऐड कर रहे हैं तो क्या एक भी एलिमेंट इस सेट से बाहर है क्या? सेट आपका क्या था 0 1 2 3 4 5, क्या इस सेट से एक भी एलिमेंट बाहर था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपको कहीं भी 0 1 2 3 4 5 को छोड़ करके एक भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये क्लोजर लॉ को भी होल्ड कर रहा है, किसी भी दो एलिमेंट को जोड़ रहे हैं वो इसी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को भी होल्ड कर रहा है। दो ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर पाए। तीसरा ऑक्सीजन क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ, मान लीजिए इन्वर्स के बारे में हम बात करें। इन्वर्स कहने का मतलब ये होता है कि अगर ए का इन्वर्स बी है एडिशन के रिस्पेक्ट में, तो इन दोनों को ऐड करने से क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात है कि किस वन का इन्वर्स इसके रिस्पेक्ट में वो एलिमेंट होगा जिसको इसके साथ ऐड करने से क्या मिल जाए? आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मतलब यहाँ आइडेंटिटी क्या है? 0 है। फिर से समझिए, ए का इन्वर्स बी तब कहलाता था ऑर्डिनरी एडिशन के रिस्पेक्ट में जब इसको इसके साथ ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। सेम वही बात, मान लीजिए 1 का आइडेंटिटी फाइंड करना चाह रहे हैं आप, तो 1 का इन्वर्स वो एलिमेंट होगा जिसको 1 के साथ इस ऑपरेशन के साथ ऐड करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो 1 का इन्वर्स कौन होगा? 1 का इन्वर्स होगा 5। कैसे भाई? 1 को 5 के साथ ऐड करके देखिए, इसके ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में 0 आ रहा है। अब उसी तरीके से 2 का इन्वर्स कौन होगा? 4 होगा। क्यों? 2 को 4 के साथ ऐड करके देखिए 0 आ रहा है। अब मान लीजिए 3 का इन्वर्स कौन होगा इसके रिस्पेक्ट में? 3 का इन्वर्स 3 होगा। अब जैसे कि मान लीजिए 5 का इन्वर्स कौन होगा? तो 5 का इन्वर्स 1 होगा, करके देखिए 0 आ रहा है। मतलब समझ में आ रहा है कि जितने भी एलिमेंट हैं सभी के इन्वर्स इसी सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो गया कि यहाँ पे ये हम लोग प्रूफ कर पाए कि इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम लोग आइडेंटिटीज भी प्रूफ कर दिए, इन्वर्स भी प्रूफ कर दिया। अब कॉम्यूटेटिव के बारे में बात करेंगे तो कॉम्यूटेटिव भी प्रूफ हो पाएगा, आप देख पाएंगे इस चीज़ को। तो चलिए अब कैसे प्रूफ कर पाएंगे, देखिए जैसे कि 1 प्लस ये किए हम 1, जैसे कि देखिए 1 प्लस 5 किए, वैल्यू कितना है? 0। अब 5 + 1 करके देखिए आप, ये भी वैल्यू आएगा 0। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है ना। तो इसी तरीके से सारे के लिए हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो चलिए हम क्या लिखेंगे, इस चीज़ को सिर्फ समझना नहीं है, इस चीज़ को आपको पेपर पे रिप्रेजेंट भी करना है कि ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। तो चलिए लिखना हम लोग शुरू करते हैं कि हम आखिर ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हैं इस टेबल से। इस टेबल को मिटा दे रहे हैं, ये टेबल आपकी कॉपी में अब होगा। ठीक है, तो देखिए हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की उस टेबल से, और वो टेबल आपको ध्यान होना चाहिए जब हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, तो वो टेबल भी आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, फ्रॉम दी एबव टेबल वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी थी वो चीज़ हम प्रूफ कर चुके हैं उस टेबल में, लेकिन फिर भी उस चीज़ को मेंशन करेंगे हम पेपर में। ठीक है, क्या ऑब्जर्व किए? क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता था, किसी भी दो एलिमेंट को ऐड कीजिए वो उसी में मिलना चाहिए। तो वो हमने चीज़ें देखी कि किसी भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे थे वो उसी में मिल रहा था। तो वही चीज़ हम लिख रहे हैं कि सिंस ऑल द एलिमेंट इन द टेबल आर मेंबर ऑफ आर, सो आर इज क्लोज्ड अंडर दिस ऑपरेशन। मतलब हम देख रहे थे किसी भी दो को ऐड कर रहे थे तो वो उसी सेट का मेंबर हो रहा था, इसीलिए हम लिख रहे हैं कि सिंस ऑल द एलिमेंट इन द टेबल आर मेंबर ऑफ आर, सो आर इज क्लोज्ड अंडर एडिशन 6। ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग एडिशन मॉडुलो 6 भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए एसोसिएटिविटी के बारे में। तो एसोसिएटिविटी के बारे में आपको पहले से पता होगा, सैम 3 में जब हमने डिस्कस करा है इन चीज़ों को, एडिशन मॉडुलो n के बारे में या एडिशन मॉडुलो m भी कह सकते हैं।
तो वो चीज़ लिखा हुआ है कि सिंस एडिशन मॉडुलो n, इस चीज़ को हम इस तरीके से भी दिखाते हैं, इज एसोसिएटिव, चूंकि एडिशन मॉडुलो n एसोसिएटिव होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, चूंकि एडिशन मॉडुलो है तो वो अगर वो एसोसिएटिव होता है तो ये क्या है, एक तो एक पर्टिकुलर एडिशन मॉडुलो 6 है, तो इसलिए हम क्या लिखे, देयरफॉर एडिशन मॉडुलो 6 इज एसोसिएटिव। फिर से समझिए कि सिंस एडिशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव देयरफॉर दिस इज एसोसिएटिव। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज के ऊपर। ये मैंने अभी समझाया कि जीरो एक ऐसा एलिमेंट था जो कि किसी भी एलिमेंट के साथ, किसी भी आर के एलिमेंट के साथ ऐड करने से कोई चेंजेस नहीं दे रहा था, तो हम लिखे देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लस एक्स। चाहे राइट से ऐड करे चाहे लेफ्ट से ऐड करे, वो जीरो वो x ही देगा। किसके लिए, x बिलोंग्स टू आर, मीन्स की फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट का यूज किया x। ठीक है, देयरफॉर जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन आर। अब इसी तरीके से हम एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स के बारे में बात करते थे। इन्वर्स मतलब मैंने आपको समझाया था कि इन्वर्स किस तरीके से होता है, अभी मैंने एक्सप्लेन करा, उसी चीज़ को हम ऑब्जर्व करके लिख रहे हैं कि फ्रॉम द टेबल वी हैव, क्या देख रहे हैं कि जीरो प्लस जीरो कर रहे हैं तो जीरो वाला आइडेंटिटी आ जा रहा है, मतलब कि इस जीरो का इन्वर्स ये है और इसका इन्वर्स ये है। हम दिस इम्प्लाई दैट लिख सकते हैं कि जीरो का इन्वर्स जो होगा वो जीरो होगा। अब उसी तरीके से 1 + 5 क्या आ रहा था, 6 जो हो रहा था वो जीरो हो रहा था। तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि 1 प्लस ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके का प्लस नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये होना चाहिए कि 1 + 5 इस तरीके, ये वाला प्लस होना चाहिए। 1 एडिशन मॉडुलो 6 + 5 इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू ये 0 आ रहा है। इसका मतलब कि 1 का इन्वर्स 5 है और 5 का इन्वर्स 1 है, तो लिखे 1 इन्वर्स 5 एंड 5 का इन्वर्स इज इक्वल टू 1। अब इसी तरीके से 2 ये कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, इसका मतलब ये चीज़ होता है। फिर इस तरीके से कर रहे हैं तो देखिए 3 का इन्वर्स कौन हो गया, 3 हो गया। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि इट इज़ क्लियर दैट इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ आर एग्जिस्ट इन आर। ठीक है, देख पा रहे हैं कि इन्वर्स हमने दिखाया। अब एक कॉम्यूटेटिविटी के बारे में भी मैंने आपको समझा रखा था कि कॉम्यूटेटिविटी भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को क्या प्रूव करना था, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना था। तो एक ऑक्सिम्स और बचते हैं कॉम्यूटेटिव वाले, चलिए उस चीज़ को भी हम लोग देखते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशंस के ऑक्सिम्स पे जाएंगे। क्या लिखना है, एक चौक की तरह। इसके बाद हम लोग को कॉम्यूटेटिविटी के बारे में बात करना है। तो कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, लिख देंगे कॉम्यूटेटिविटी के बारे में। इसमें तो बहुत सिंपल, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि किसी भी दो एलिमेंट को आप ले लीजिए, जैसे कि 1 + 5 इसका वैल्यू क्या आ रहा है 0, तो अब 5 + 1 करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा। समझिए बात को कि अगर 1 + 2 कर रहे हैं तो वैल्यू 3 आ रहा है इसकी, इस एडिशन के अकॉर्डिंग। तो 2 + 1 करेंगे तो भी वैल्यू 3 आएगा। इसका मतलब ये चीज़ें और ये चीज़ें आपस में इक्वल है। मतलब ये जो हमारा टेबल जो था वो एक सिमेट्रिक टेबल है। कैसा टेबल है, सिमेट्रिक टेबल है। और सिमेट्रिक टेबल आपको पता है कि हमेशा कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। अब सिमेट्रिक टेबल का क्या मीनिंग हो गया, ये तो आपने क्लास 11-12 में जब आप मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे तब आपको पता होगा। तो क्या लिखे कॉम्यूटेटिविटी के बारे में, तो लिखेंगे सिंस द above table is symmetric, टेबल इज, या फिर आप डायरेक्ट अलग अलग पर्टिकुलर सारे को दिखाकर भी मेंशन कर सकते थे, या डायरेक्ट भी लिख सकते थे फ्रॉम द above टेबल वी ऑब्जर्व दैट द गिवन टेबल या द r+6 इज होल्ड्स कॉम्यूटेटिविटी। हम लेकिन ये लिख रहे हैं सिंस द above टेबल इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एज मैट्रिक्स, therefore it holds, therefore R holds अब देखिए हमने चारों पांचों ऑक्सिम्स प्रूफ करा दिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेंस ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, ये चीज़ हमने अबेलियन ग्रुप एडिशंस के जो रिस्पेक्ट में एडिशन मॉडुलो 6 था उसके रिस्पेक्ट में हमने ऑक्सिम्स प्रूफ करे हैं। अब इसके बाद क्या प्रूफ करना है हमें, सिमिलर इसी के जैसे हमें प्रूफ करने होंगे ऑक्सिम्स किसके रिस्पेक्ट में, इसके एडिशन मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के रिस्पेक्ट में। तो इसके लिए भी क्या करना होगा, हमें एकदम सिमिलर कैलेज टेबल क्रिएट करना होगा और उसके बाद फिर से सिमिलर हम सारे ऑक्सिम्स को ऑब्जर्व करेंगे और लिख देंगे और दिखा पाएंगे कि ये कॉम्पिटिटिव रिंग विथ यूनिटी है R+6 × 6। चलिए सबसे पहले हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं और उसके बारे में क्या ऑब्जर्व करेंगे वो चीज़ देखते हैं।
तो लिखेंगे अगेन वी क्रिएट, अगेन वी कंस्ट्रक्ट, क्या लिखा हुआ है, नाउ कंस्ट्रक्ट अ कैले टेबल, लिखेंगे नाउ कंस्ट्रक्ट अ कैले टेबल, और किसके लिए, r×6 के लिए। अब इसको लिख सकते हैं कि एज अंडर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सिमिलर वही चीज़ें करनी होंगी आपको। यहाँ पे क्या करना होगा, ये चीज़ 0 1 2 3 4 और 5, 0 1 2 3 4 5, सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं पहले। भाई ठीक है, चलिए। तो ये टेबल देखिए हमने क्रिएट कर रखा है, और ये टेबल कैसे क्रिएट होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था, फिर भी थोड़ा सा देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं कि नाउ कंस्ट्रक्ट अ कैले टेबल r×6 एज अंडर दिस, ठीक है। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लिकेशन 6 के बारे में बात करना है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 के लिए टेबल कैले टेबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे वो सिंबल लिख दिए, फिर 0 1 2 3 4 5 सिमिलरली लिखे, फिर इधर भी सिमिलरली इसी तरीके से लिख दिए हैं 0 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, सबसे पहले 0 को 0 से मल्टीप्लाई किए 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किए 0। इस टेबल के लिए क्या होगा, 0 को 2 से मल्टीप्लाई, 0 को 3 से, 0 को 4 से, 0 को 5 से, ये चीज़ें क्या हो गई, 0 को 0 हो गया। अब उसी तरीके से इसके लिए किसे मल्टीप्लाई करना होगा, 1 को 0 से कर लिए, फिर इसके लिए 1 को 2 से 1 ही रह, सॉरी 1 को 1 से 1 ही रह गया, फिर इसके लिए 1 को 2 से 2 रह गया, इसके लिए 1 को 3 से कर रहे हैं, इसको किए 1 को 4 से, फिर इसको 1 को 5 से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे ये तो 0 हो गया। अब इसको किए तो 2 को 1 से 2 रह गया, 2 को किए 2 से 4 हो गया, अब किए 2 को किए 6 से, सॉरी 2 को किए 3 से, कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। तो हम मल्टीप्लाई तो ये वाला कर रहे हैं ना 6, तो अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लिकेशन है, तो जैसे ही 6 आ गया तो तुरंत हम रिमाइंडर के केस में जाएंगे कि 6 को हम लिख सकते हैं 6 × 1 + 0, मतलब 6 रिप्लेस हो जाएगा किससे, अपने रिमाइंडर से, ये वाला रिमाइंडर में इसकी 0 से, तो 6 रिप्लेस हो गया 0 से। उसी तरीके से 2 को जब 4 से किया तो 8 हो गया, और 8 जैसे ही हो गया, और 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को 6 के केस में क्या लिखेंगे, 6 × 1 + 2, तो रिमाइंडर 2 से रिप्लेस हो गया। आप करेंगे 2 को 5 से, 2 को 5 से 10, तो 10 के बदले रिमाइंडर जो बचेगा वो 6, या जो 4 बचा वो 4 लिख दिए। अब किए इधर 3 को 1 से, 3 को 2 से किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 हुआ तो 0 लिख दिए, 3 को 3 से किए 9 हुआ, 9 के रिमाइंडर 3 लिख दिए। फिर 3 को जैसे ही 4 से करेंगे, 3 को जैसे ही हम लोग 4 से करेंगे तो कितना आ रहा है 12, नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल इसको हटाकर कर रहे हैं, इग्नोर करके, तो 12 आ रहा है। अब 12 को क्या लिख सकते हैं, 6 × 2 + 0, आप सिंपली डिवाइड करना होता है इस 6 से, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0, मतलब 12 किससे रिप्लेस होगा, 0 से। तो वही चीज़ देखिए 3 × 4 यहाँ का इस पोजीशन के लिए 3 × 4 12 को रिप्लेस किए 0 से। अब 5 × 3, 5 3 जब 15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 6 × 2 + 3, तो क्या रिप्लेस होगा 3 से, 3 लिख दिए। अब सेम इसी तरीके से सारे टेबल क्रिएट कर लिए हैं। हम क्या लिखे, फ्रॉम द एबव टेबल वी ऑब्जर्व दैट क्लोजर लॉ, सेम वही चीज़ जो हमने एडिशन वाला में लिखा, क्योंकि जो भी एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करा रहे हैं वो इसी में मिल रहा है, आर से बाहर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये क्लोजर लॉ को होल्ड किए हुए हैं अंडर दिस ऑपरेशंस। एसोसिएटिविटी के बारे में पता ही है आपको, हमने सेम 3 में बहुत अच्छे से पढ़ रखा था एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में। वहाँ हमने देखा था कि सिंस मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n इज एसोसिएटिव देयरफॉर दिस इज ऑल्सो एसोसिएटिव। अब आइए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज के ऊपर, तो यहाँ पे आपको इस टेबल में एक एलिमेंट दिख रहा होगा 1 को आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 1 को 0 से किए 0 रह गया, 1 को 1 से किए 1 रह गया, 1 को 2 से किए 2 ही रहेगा, मतलब 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी से मल्टीप्लाई हो रहा है कि कोई चेंजेस नहीं दे रहा है, चाहे राइट से हो चाहे लेफ्ट से हो। तो हमने क्या लिखा कि सिंस 1 बिलोंग्स टू R सच दैट x × 1 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1 × x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब क्या हुआ कि 1 एक ऐसा एलिमेंट था जो कि किसी के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, तो हम लिख दिए कि सिंस देयरफॉर 1 इज आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशंस। ठीक है, अब आइए हम लोग कॉम्यूटेटिविटी के बारे में बात करते हैं। कॉम्यूटेटिविटी क्या है, सेम उसी तरीके से जैसे एडिशंस में हमने लिखा कि ये जो टेबल दिख रहा है वो सिमेट्रिक टेबल है। सिमेट्रिक टेबल क्या होता है, आपने क्लास 11-12 में मैट्रिक्स में पढ़ा होगा।
तो लिख रहे हैं सिंस टेबल इज सिमेट्रिक एज मैट्रिक्स देयरफॉर आर इज कॉम्यूटेटिव ओवर 6। अब आपको कॉम्यूटेटिविटी चेक भी करना है तो आप चेक कर लीजिए ना, किसी भी दो एलिमेंट को उठा लीजिए, जैसे 5 और 1 को उठाइए, 5 1 कर रहे थे तो क्या हो रहा था, 5 × 1 5। अब 1 को कर लीजिए 5 से, इसका वैल्यू 1 ही है, इसका वैल्यू 5 ही आएगा। मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को मान रहे हैं आप, ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ये सिंपली ये चीज़ लिखकर काम चल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमें पता है कि अगर एडिशन मॉडुलो n और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n के बारे में बात किया जाए, जैसे एसोसिएटिविटी हमने लिखा कि एसोसिएटिविटी होल्ड करता है एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो दोनों, उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड्स फॉर एडिशन मॉडुलो एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो n। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट हम उस चीज़ को लिख सकते हैं या फिर आप सिंपली आप उसको एलिब्रेट भी कर सकते हैं, जो चीज़ अभी हम लोग करेंगे। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हो गया। मैंने बताया ना कि जिस तरीके से एसोसिएटिविटी के बारे में हमने लिखा उसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को एलिब्रेट करके लिखेंगे। देखिए क्या हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहे हैं कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में। तो आप डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के नीचे लिख भी सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। सबसे पहले लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात हो रहा है। उसके लिए क्या करना होता है, हमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बात करना है किसके ऊपर बात करना है, आर के ऊपर बात करना है। और आर क्या है, आर एक सेट था जिसमें मेंबर्स थे 0 1 2 3 4 5। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोई आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट हम उठा कर ले आते हैं आर से, जो कि क्या है कि इफ़ ABC बिलोंग्स टू आर देन। ठीक है, हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कुछ इस तरीके से। डिस्ट्रीब्यूशन किसके ऊपर, मल्टीप्लिकेशन 6 एंड एडिशन 6। ये मॉडुलो वाली बात है कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 और एडिशन मॉडुलो 6 के ऊपर हमें डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के बारे में बात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात को समझिए, हमें कुछ ऐसा प्रूफ करना था यहाँ से चल करके, और हमें प्रूफ कुछ ऐसा करना है। ध्यान दीजिए, तो पहले हम बता रहे वहीं पे ध्यान रखिए। ठीक है, ये चीज़ को अगर हम ऐसा प्रूफ कर दे तो यही होता है ना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके साथ और एक बार डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसके साथ ओवर दिस ऑपरेशन एंड दिस ऑपरेशन। ठीक है, तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, इसका मीनिंग को समझने के लिए जो थोड़ा सा आपको ये चीज़ समझना होगा कि इससे पहले जो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात समझिए आप पहले कि जैसे कि रहता कि A क्रॉस 6 फिर B इज इक्वल टू जो भी हो। तो यहाँ पे हम अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो में हम लोग करते क्या थे कि सिंपली हम पहले यूजुअल मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर लेते थे और जो रिजल्ट आता था उस चीज़ को 6 से डिवाइड करके नॉन नेगेटिव रिमाइंडर जो होता था उस चीज़ को लिखते थे। कैसे लिखते थे कि मान लिया जाए एग्जांपल्स के तौर पे 2 × 7 करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर लेते थे 2 × 7, क्या होता था 14। अब 14 पे हम ये मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो का कॉन्सेप्ट यूज़ करके रिमाइंडर देखते थे क्या आता है। तो हम 14 को लिखते थे 6, चूँकि मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 6 है तो लिखते थे 6 × 2 + 2। तो फाइनली जो रिमाइंडर होता था वो लिखाता था इसके बदले, मीन्स कि इसका वैल्यू जो हो गया वो हो गया 2। समझ में आया किस तरीके से। अब उसी तरीके से समझिए, इस चीज़ को आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। इस चीज़ को समझिए कि एक कोई मेंबर है, चूँकि आपको बी और ये क्लोजर लॉ तो आपने पढ़ा है, तो ये चीज़ क्या होगा, आर का ही कोई एक मेंबर होगा। तो थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए ये कोई आर का ही मेंबर है जिसका नाम मान लीजिए पी कर दिए, क्योंकि क्या है बी और सी दोनों आर का है। देखिए बी और सी आर का है तो दोनों का जो एडिशंस के रिस्पेक्ट में जो तो क्लोजर लॉ हमने प्रूफ करा है, तो ये दोनों का दोनों ये जो एडिशंस होंगे वो आर के मेंबर होंगे। चलिए मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए पी है, तो आप समझिए A क्रॉस 6P, A क्रॉस 6P है मेंबर यहाँ पे। तो जैसे ही इसके ऊपर हम ये चीज़ें लगाएंगे तो हम यहाँ से एक ऑब्जर्व ये कर सकते हैं कि देखिए ये क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे 2 क्रॉस 7 का बात कर रहे थे तो हम क्या लिख सकते थे कि ये चीज़ जो भी होगा वो क्या होगा, नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। कब, जब 2 × 7 को 6 से डिवाइड किया जाए। बात को समझिए कि इसका वैल्यू क्या होगा, हम इसको इस तरीके से ना लिख करके दूसरे वे में हम क्या इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि इसका वैल्यू क्या होगा, कि इसका वैल्यू होगा नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन 2 × 7 इज डिवाइडेड बाई 6। बात को समझिए क्या लिख रहे हैं हम, थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखते हैं तब आपको क्लियर होगा। व्हेन इसको लिखते हैं हम लोग नॉन, या ऐसे लीस्ट नॉन नेगेटिव भी कर सकते हैं, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन
2 into 7 is divided by 6। यही चीज़ है। देखिए क्या बोला जा रहा है कि इसका जो भी वैल्यू होगा ना वो क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा। इसका वैल्यू जो होगा वो लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर कब, जब 2 को 7 से गुना करके डिवाइड किया जाए 6 से। करके देखिए 2 into 7 डिवाइडेड बाई 6 14 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया रिमाइंडर, देखिए तो रिमाइंडर कितना आ गया, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यही रिमाइंडर इसका वैल्यू होता है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे समझिए कि ये एक मेंबर है, ये एक मेंबर है, इसको अगर P मान लिए थोड़ी देर के लिए, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए। और ये चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये चीज़ कि ये इनटू दिस, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है, इज डिवाइडेड बाय 6। मतलब समझ में आया बात कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका कुछ भी मीनिंग नहीं हो रहा है। इसका मीनिंग सिंपली इतना हो रहा है, ये नॉर्मल एडिशंस भी है यहाँ पे जिस तरीके से है, ये नॉर्मल एडिशंस वहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो बात समझ आ रहा होगा कि ये चीज़ कुछ नहीं होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 6। क्लियर है। चलिए, इसका कोई ब्रैकेट में यहाँ पे यूज़ नहीं है, इसको आप भी ना लिखें। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि ए, बी और सी कहाँ के मेंबर हैं, आर के मेंबर है। और आर में किस तरीके के मेंबर है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मीन्स कि होल नंबर के कुछ मेंबर्स हैं। तो आपको पता है कि होल नंबर के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉर्मल एडिशन और नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। तो आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि ये चीज़ ए बी सी क्या है, होल नंबर है, और ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल एडिशन है। तो आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, सिर्फ वहाँ पे चेंजिंग करेंगे कि नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी प्लस ए सी इज डिवाइडेड बाई 6। मतलब इसका वैल्यू अब क्या हो गया कि लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन ए बी प्लस ए सी। इस चीज़ को हम क्या कर दिए, अब थोड़ा एलिब्रेट कर दिए, ए बी प्लस ए सी इज डिवाइडेड बाई 6। क्लियर यहाँ तक। अब जरा बात को समझिए, क्या हम इस चीज़ को ऐसा लिख सकते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इस चीज़ को, तो थोड़ा पेशेंस रखना होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी और ए सी डिवाइडेड बाई 6, ये चीज़ हम इसी से कह पा रहे हैं। अब जरा बात को समझिए कि कहीं पे ए प्लस 6 ऐसा हो, ए प्लस बी ऐसा होता था, तो इसका मीनिंग क्या होता था कि दोनों को ऐड कीजिए, इसका भी वैल्यू वही होता था कि दोनों को ऐड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा उसको 6 से डिवाइड कीजिए, और जो नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर होगा, उसका वैल्यू होगा। यही ना। इसका मतलब हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 + 7, यहाँ पे ये कर देते हैं, तो इसका मीनिंग क्या कर सकते हैं आप कि ये एक लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर दे रहा है, कब, जब 2 को 7 से ऐड कीजिए और 6 से डिवाइड कीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू। तो क्या हम इसी चीज़ को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि ए बी और ए सी को ऐड कर रहे हैं और +6 ये वाला ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, तो हम यही वैल्यू पाएंगे ना। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए प्लस बी कर रहे थे, इसका मीनिंग क्या हो रहा था कि दोनों को ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो वैल्यू होगा। तो वही चीज़ है कि लिस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर व्हेन दिस क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय 6। तो क्या हम लोग इस क्वांटिटी को, ये जो पूरा हमने स्टेटमेंट लिखा, क्या हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यही चीज़ है। अब जरा बात समझिए, इसके बाद क्या होगा, क्योंकि आपको पता है a इंटू बी, अभी हमने समझा कि अगर ए का आर का मेंबर है, बात समझिए, ए और बी आर का मेंबर है, तो ए बी भी आर का मेंबर होगा। हमने प्रूफ किया क्लोजर लॉ, मल्टीप्लिकेशन वाला क्लोजर लॉ हमने प्रूफ किया। अगर ए आर का मेंबर है, बी आर का मेंबर है, तो हमने प्रूफ करा है कि ए बी भी आर का मेंबर होगा। ठीक है, अब समझिए ए बी भी आर का मेंबर कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जो आर में जो मेंबर्स हैं वो 0 1 2 3 4 5 ही हैं, 5 तक ही मेंबर हैं। तो आप बताइए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कभी भी 0 1 2 3 4 या 5 के अलावा कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इसलिए हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं A क्रॉस 6B, चूँकि इसका मीनिंग यही होता है कि ये कभी भी 6 से ज़्यादा वैल्यू, 5 से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं दे सकता है। तो इसलिए इसके बदले ये लिख दिया, और ये जैसा था और इसके बदले ये लिख दिया। तो फाइनली हम लिख दिए कि ये क्वांटिटी हम लोग ऐसा प्रूफ कर दिए। और अगर इस चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करें, हम इस चीज़ को और अच्छे से बेहतर बताने की कोशिश करेंगे। और
आप चाहे तो सिंपली डायरेक्ट एसोसिएटिव के जैसा भी आप लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से हम लिख लिए कि सिमिलरली वी कैन प्रूव, जो अदर आपका ऑक्सियम्स है अदर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हम सिमिलरली प्रूव कर लेंगे इसी तरीके से। ये चीज़ आप ट्राई करेंगे घर में। अच्छा, उसके बाद क्या लिखेंगे, हेंस दिस इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, क्योंकि हमें कॉम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी प्रूव करना था। जितने भी ऑक्सियम्स होते हैं हमने सारे ऑक्सियम्स को प्रूव किए। आशा है आपको ये थ्योरम्स, ये प्रॉब्लम्स समझ आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग किसी और अच्छे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।